अच्छा, अगर किसी भी अंडर 18 का चाइल्ड इन्वॉल्व है, तो फिर मतलब वो या तो विक्टिम है या गिल्टी है, वो किसी भी तरीके से किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो पेरेंट्स उस बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? या अगर उसने क्राइम किया है, तो लॉ उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेता है? एनी गर्ल एक्सपोजेज हरसेल्फ और किसी भी तरह से उसका एक्सपोजर हो, क्योंकि कामकाज या पढ़ाई लिखाई के मामले में अब वो जमाना तो है नहीं कि बच्चों को हर टाइम या तो पेरेंट्स के साथ या किसी गार्जियन के साथ ही बाहर निकलना हम्म। हो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि किसी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया तो आप लोग क्या करोगे? क्या आप लोग भी एफआईआर लिखवाने से डरते हो? क्या आप लोगों को भी अपने केसेस में पुलिस को इन्वॉल्व करने में डर लगता है? अगर इन सब सवालों के जवाब आपने हाँ में दिए, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। तो बैठ जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ है एडवोकेट सुमित साहनी एंड एडवोकेट अनिल सागर, जो कि कुछ ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे जो कि आपको भी नहीं पता कि आपके काम कब आ जाए। सबसे पहले तो सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप दोनों से बात करने के लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने इंट्रो में बोले, वो क्वेश्चंस खुद मेरे दिमाग में भी हैं। जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप दोनों की इंट्रोडक्शन से, आप दोनों की जर्नी से, आप लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो सब कुछ आप ऑडियंस के लिए शेयर कर दो। प्लीज। माय नेम इज एज शी टोल्ड अनिल सागर. So I belong to Bathinda. It's a suburb town, interior in Punjab. So I just graduated from government college, and after that I completed my law from Punjab University. And since the year 2000, I am practicing in Punjab and Haryana High Court and allied courts में subordinate courts जो होती हैं. तो जर्नी इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. जर्नी जो होती है जितनी हार्ड एंड टफ होती है उतनी ही मेमोरेबल होती है. उतनी ही उसको आप ये कह लीजिएगा. जर्नी की जब आप बात करते हो, यात्रा कोई भी होती है, अगर वो आपने बहुत आसान यात्रा की हो तो उसमें यादगार कुछ नहीं होता. तो मेरे साथ ये है कि मेरी जो यात्रा रही है वो पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, वो उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहे. चैलेंजेस बहुत सारे थे, हर आदमी को फेस करने होते हैं, करने चाहिए भी. तो ऑन द होल मैं ये कहूँगा कि एवरीथिंग इज गुड. उसमें ये है कि वट एवर द प्रोफेशनल लाइफ इज देयर, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिमांडिंग है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है. फैमिली के साथ फैमिली को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है. एंड फॉर दीज थिंग्स आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली ऑल्सो, क्योंकि अगर वो इतनी सपोर्टिव ना हो तो शायद मैं इतनी आसानी से चीज़ों को ना कर सकूं. शायद मेरे लिए चैलेंजेस और ज़्यादा मुश्किल हो जाए. तो क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई जो है सिर्फ कागज़ों की या पढ़ाई की नहीं होती है. कोर्ट रूम जो है, प्रैक्टिस का जो एरिया है, वो भी ख़ास तौर से जो क्रिमिनल प्रैक्टिस है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा एक तरह से डिमांडिंग हो जाती हैं. क्योंकि जो सिविल प्रैक्टिस है या कुछ और जो टैक्सेशन की प्रैक्टिस है, उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट्री होता है. ये इसी तरह से आप लगा लीजिए कि एक जो सर्जन है, हार्ट का सर्जन है या इमरजेंसी का जो डॉक्टर है किसी भी तरह से, तो उसकी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ जाती है. बट जो डॉक्टर कोई स्किन केयर के हैं या डेंटिस्ट हैं, उनको एक तरह से बहुत इमरजेंसी, कोई रात को नहीं उठाता है, कोई परेशानी उस तरह से नहीं होती है. तो हाँ, टेक्निकल एफिशिएंसी तो स्किन के डॉक्टर को भी उतनी चाहिए और हार्ट के डॉक्टर को भी चाहिए. बट ये होता है कि मौके के मौके जो एक तरह से जो इंडिविजुअल की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत डिमांडिंग हो जाती है इन क्रिमिनल केस, इन कंपैरिजन टू सिविल केसेस. बाकी सानी साहब मेरे साथ एसोसिएट हैं कई साल से, तो मतलब एक तरह से मोर लाइक अ फैमिली. तो हमारे को आपस में इसलिए काम करना आसान रहता है. तो ही विल आल्सो टेल हिज लाइक हाउ ही स्टार्टेड. हम्म। मैं यहीं से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, चंडीगढ़ से. और सिंस 2017 आई एम प्रैक्टिसिंग. और सागर साहब और मैं इकट्ठे काफ़ी समय से एसोसिएटेड हैं, जब मैं वकील नहीं था तब से. क्योंकि मैं इनके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ. काफ़ी कुछ हमने एक दूसरे के साथ किया, सीखा. और बहुत हमें पढ़ना पड़ा. आगे से आगे न्यू न्यू लॉज आते रहे, तो उसको डिस्कस करते रहे. ये वो सब हमारे को आप ये कह दीजिए भी स्ट्रीमलाइन होने के लिए आज भी दिन रात पढ़ना ही पड़ता है. हम तो आज भी स्टूडेंट हैं, रहेंगे भी स्टूडेंट, और हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हमारे को जीना पड़ता है.
तो जैसे डॉक्टर्स सारे टाइम पढ़ते रहते हैं, वैसे लॉयर्स भी सारे टाइम पढ़ते ही यू रहते नीड हैं। टू गेट अपडेटेड एज वेल बिकॉज ऑफ लॉ का क्या है ना कि लॉ इज इवॉल्विंग प्रोसेस, लॉ इज ऑलवेज, इट इज अ लाइव थिंग, इट इज नॉट लाइक हिस्ट्री कि हाँ जी एक जो चीज हिस्ट्री में चली गई वो आपको वही ही रहनी है कि हाँ औरंगजेब जब हुए थे तभी हुए थे, महात्मा गांधी का जन्म जब हुआ था तो तभी हुआ था। हम्म। बट लॉ में क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट की जो नई फाइंडिंग्स आती रहती हैं, नई इनेक्टमेंट्स होती रहती हैं पार्लियामेंट में, हम्म। असेंबली में, तो एज पर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी जो है लॉ जो है ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो उतना ही हमें पढ़ना पड़ता है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ना एक केस शेयर करती हूँ। जी। अभी मैंने रिसेंटली एक केस सुना था कि 2 लड़के थे, उन्होंने एक लड़की के साथ हैरेसमेंट करी, उन लोगों ने उसे छेड़ा। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स बैठ के इसको रूम में डिस्कस कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो हम लोग उस केस में, उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? किस तरीके से हम लोग लॉ से हेल्प ले सकते हैं? हम क्या-क्या एक्शंस ले सकते हैं उन लोगों के खिलाफ? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वेन एवर एनी गर्ल एक्सपोजेज हरसेल्फ और किसी भी तरह से उसका एक्सपोजर हो जाता है कि कामकाज या पढ़ाई लिखाई के मामले में, अब वो ज़माना तो है नहीं कि बच्चों को हर टाइम या तो पेरेंट्स के साथ या किसी गार्जियन के साथ ही बाहर निकलना हुँ, होगा, अब लड़कियों को अकेले तो निकलना ही पड़ता है, हुँ, इन कंसर्न ऑफ स्टडी ऑल्सो, जॉब ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियों को अकेले करनी पड़ती हैं। हुँ, तो उसमें ये होता है कि हर समय कोई ना कोई घर का साथ हो, ये ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए उनको सेल्फ एक तरह से डिफेंस की जो कुछ एक जो मेंटल प्रिपरेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेंटल प्रिपरेशन में ये होता है कि द गर्ल स्पेसिफिकली शी शुड नॉट मीन ट्रस्ट अननोन पर्सन इजीली। एकदम से कोई भी अगर अननोन आदमी अप्रोच करता है हुँ, तो वो उसको जो है एक तरह से पहली बात तो ट्रस्ट ना करें, खुलकर बातचीत उस तरह से ना कर पाए करें, थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें, और सबसे बड़ी बात ये टाइमिंग का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें हुँ, कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप किस शहर में हैं, किस टाउन में हैं, किस एरिया में हैं, वहाँ पर वो सोच समझ के ही हमें मतलब लगता है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। क्योंकि अब मैं ये कहूँ कि आप मान लीजिए दिल्ली या बॉम्बे में हैं तो वहाँ पे अगर गुड़गांव में है तो नाइट लाइफ आपकी, क्योंकि ये है कि वहाँ पे लड़कियां ओवरनाइट काम भी करती हैं तो वहाँ लाइफ जो है और तरह से सिक्योर्ड है हुँ, कंपैरेटिवली। अगर आप कहीं मतलब पंजाब या हरियाणा के किसी रिमोट गांव में जाओगे तो रात के 10 बजे आप सोचो कि अकेली लड़की जो है बाजार में चली जाएगी या बाहर घूम के, तो कुछ ना कुछ मतलब ये है कि घटने की संभावना बन जाती है। मतलब हुँ, ये होता है कि इन दैट केस वी कैन से दैट यू आर इनवाइटिंग द प्रॉब्लम। जैसे कई लड़कियों को ये होता है कि नहीं जी हम तो छोटे कपड़े ही पहनेंगे या मतलब जो भी मॉडर्न ड्रेसेस हैं वही पहनेंगे, तो उसकी एक जगह और एक स्थान है, वो हर जगह नहीं पहनी जा सकती हैं, तो सही वो बात है। उसके लिए ये होता है कि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। हुँ, वो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम पहन जो मर्जी लें, हम जिस मर्जी टाइम बाहर निकलें, हम जैसे मर्जी बिहेव करें और लोग हमारे साथ कोई बदतमीजी ना करें। तो इट कैन नेवर बी टेकन एज ग्रांटेड कि हाँ जी आपके साथ सभी लोग बहुत शालीनता से बिहेव करेंगे, क्योंकि सभी लोगों की आप गारंटी कभी भी नहीं ले सकते हो। तो इसलिए ये है कि पहली चीज तो ये है कि पहले तो अपना खुद का ध्यान रखना ही जरूरी है। पर इन केस किसी भी तरह से, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के, टीजिंग के केस, इव टीजिंग के केस हैं या किसी भी तरह से अनड्यू एडवांटेज के केस हैं, वो कहीं पर भी आ सकते हैं, वो रिलीजियस प्लेसेस पर भी आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और किसी भी तरह के जो एक तरह से जिनको हम सिक्योर इदारे गिनते हैं वहाँ पर भी आ जाते हैं हुँ, प्रॉब्लम्स। वो क्योंकि इसके लिए किसी खास तरह के एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह की कोई भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, मेल होते हैं जो, वो कहीं ना कहीं मेंटल ऑब्सेशन होता है उनका, मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उसकी कोई जगह स्थान से जो होती है वो स्पेस एंड टाइम को हम उसको असर्टन नहीं कर सकते हैं हुँ, कि इस जगह के लोग ही खराब होंगे या यहाँ के या इस जॉब वाले या ये पढ़े लिखे लोग हैं ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, वो एनी पर्सन कैन बिहेव लाइक दैट, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि चुप रहना किसी चीज का इलाज नहीं होता, क्योंकि चुप रहने से अक्सर क्या होता है कि जो आदमी ने, किसी ने आपके साथ किसी भी तरह की जो हरासमेंट की कोशिश की है, एक तो उसे ये लगता है कि एक तरह से वो मान के चल लेता है कि अगर मैंने लड़की को छेड़ा और उसने किसी को नहीं बताया तो वो ये अपने अंदर अज्यूम कर लेता है कि ये इसकी साइलेंट अप्रूवल है, तो उसका जो सेकंड जो अटेम्प्ट होगा वो पहले से थोड़ा सा एडवांस होगा। इसको आप मान लीजिए और ये उतनी ही सच है बात, ठीक हुँ, है। अगर उसको पहले ही उसमें स्नब नहीं किया जाएगा, उसको पहले ही उसकी जो गलती है वो देखना होता है कि वो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कि टाइम एंड प्लेस एंड पर्सन,
कि वो किस तरह का पर्सन है, कि उसको आप मौके पे कितना रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि आप मौके पर 4 लोगों ने आपको मान लो किसी पार्किंग लॉट में या जहां पर आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहां पर एक तरह से आप बुरी तरह से रिएक्ट कर जाते हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा वो मौके पर डिसाइड करना होता है। पर अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो उसको चाहे सूनर और लेटर आपको रिपोर्ट जरूर करना चाहिए कि मेरे साथ इस तरह के लोगों ने, आदमियों ने, ठीक है, मेरे साथ कोई ना जो भी बदतमीजी की है या हरासमेंट का कुछ भी किसी भी लेवल का जो किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नीड टू बी रिपोर्टेड। क्योंकि रिपोर्ट करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लें जरूरी तौर पर, क्योंकि अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि अपने घर से छुपाने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े क्राइम जो हैं, खासतौर से रूरल एरिया में ये चीजें बहुत देखने को आई हैं कि लड़कियां डर के मारे ब्लैकमेल भी होती रहती हैं, डर के मारे बोलती भी नहीं है और अपने पेरेंट्स को बताती नहीं है, या अपने जान पहचान वालों को या रिश्तेदारों को जिनको भी बताया जा सकता है बताती नहीं है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें, एक बार जरूर आपके पेरेंट्स गुस्सा होंगे, पर आखिर सबसे ज्यादा एक तरह से क्लोज आपके वही हैं और सबसे ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन का ध्यान भी उन्हीं को होता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो चाहे वो नाराज भी हो जाए, चाहे कहते हैं कि एक आध थप्पड़ भी लगा दें, पर फिर भी ये है कि वो आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे ही होंगे। तो उनसे ज्यादा आप किसी और पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो पहली ड्यूटी आपकी ये बनती है कि अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें। पर अगर आप कहीं पर पीजी रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आप ठीक है कि आप अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते हैं और घटना को बहुत सीरियस नहीं है उस तरह से अभी, तो आपको चाहिए कि आप जिस भी वर्किंग प्लेस पर अगर काम करते हैं तो अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को या अपने जो भी आपके जो इदारे के जो सीनियर लोग हैं उनको बताएं, ठीक है। फिर वहाँ के अगर थोड़ी सी लगता है कि कुछ क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में, तो वो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें, ताकि ये ना लगे शरारत करने वाले को कि लड़की ने किसी को बताया तो है नहीं, तो सेकेंड टाइम ही कैन अप्रोच यू इन अ मीन लाइक सम अग्रेसिव वे। तो 1079 जैसे मतलब पुलिस अलग अलग जगह पर फोन नंबर्स फ्लैश किए होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी, उनसे इन टच रहना चाहिए। आपको मोबाइल फोन पर भी एक तरह से वो नंबर फीड रखने चाहिए, ताकि ये है कि एकदम से आप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन कॉन्टेक्ट देम, ठीक है। और आज कांटेक्ट करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हाँ, किसी भी तौर पर अगर इफ इट इज नॉट डिजायर टू यू, आपको लड़का जानता नहीं है और आप चाहते, आप अनवांटेड है, ये जो आपके अनवांटेड एक तरह से आपके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आप उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो फॉर श्योर आप इन्फॉर्म जरूर करें। आजकल के जो लोग होते हैं ना, वो पुलिस से हेल्प मांगने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि मूवीज़ वगैरह ने ऐसा परसेप्शन बना रखा है कि पुलिस के बारे में अलग सा। तो ऐसे कुछ राइट्स हैं हमारे पास, या ऐसी कुछ प्रोविजंस है जो कि हम दिमाग में रख सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा डर कम हो जाए पुलिस से हेल्प लेने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो जमाना है वो हाईटेक हो चुका है काफी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में काफी ही अच्छे से अवेलेबल है। और जितने नए बच्चे हैं, तकरीबन जो भी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, उनको तकरीबन जो है चीजें पता होती हैं। तो क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन कंप्लेंट करना सभी बच्चों को, पेरेंट्स को सिखाना भी चाहिए कि ऑनलाइन दे कैन कंप्लेंट टू पुलिस एनी टाइम, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आप कहीं पर भी हैं तो आप फोन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर हर जगह अवेलेबल होते हैं। पहला काम तो आप फोन से जब इंटीमेट कर देंगे तो वो रिकॉर्ड में आ जाती है बात कि हाँ जी कोई कंप्लेंट आई है, ठीक है। तो वो पुलिस कंट्रोल रूम से आपके जो भी नजदीक पेट्रोलिंग पुलिस कर रही होती है तो वो आपके पास भेज दी जाती है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट जो है एसएसपी ऑफिस में या जो भी कंप्लेंट ग्रीवेंस सेल होते हैं वहां पर आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन भेज सकते हैं। मतलब आपको हर काम के लिए सीधा थाने जाना जरूरी नहीं है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में जाती है लड़की तो उसको वो अटेंड नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए, सीधा आपको एसएसपी ऑफिस से कॉल आती है और आपको एसएसपी ऑफिस में ही जाके अपनी जो एसएसपी साहब को ही, मतलब बहुत जिम्मेवार पोस्ट होती है, शहर के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं पुलिस के, तो वो आपकी कंप्लेंट सुनते हैं और मार्क करते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन को। तो वो जमाना नहीं है कि आप कंप्लेंट करोगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। है। ये एक तरह से मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने राइट्स के लिए अवेयर होते जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई 2-4% पुलिस वाले होंगे भी जो सोचते हैं कि हाँ जी पैसे मिल जाएं या ऐसा कुछ हो जाए, बहुत रेयर होता है, वैसे अभी इतना ज्यादा होता नहीं है। तो अक्सर तो लोग अपनी फेवर बाय करने के लिए ही पुलिस को ब्राइब करते हैं। आज की डेट में वो वाला टाइम नहीं है कि पुलिस वाले जबरदस्ती किसी से पैसे ले रहे हैं,
लोग अक्सर कुछ गलत करके आए होते हैं या उनको कुछ ना कुछ कंसील करना होता है, तब वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और तब वो पुलिस को एक तरह से ब्राइब ऑफर करते हैं ज्यादातर केसेस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द केसेस, पर ज्यादातर केसेस में जिन पर बाद में पुलिस पर ही एलिगेशन लगाया जाता है कि पुलिस वालों ने पैसे खा लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें दोनों तरवाइस वर्स हैं, क्योंकि पैसे देने वाले भी, मतलब रिश्वत देने वाले भी उतने ही कल्प्रिट हैं इसमें, इन चीजों को बढ़ावा देने में। तो वो मतलब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो बाद में आता है। जिस वक्त आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस वक्त आपके साथ एट्रोसिटी हुई है या सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है, तो इमीडिएटली नहीं होगा। वो जब आप कंप्लेंट कर देंगे तो उसके कुछ देर के बाद ही वो रिपरकुशन आती है, जब वो पुलिस स्टेशन वाला जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू करेगा, तब वो अप्रोच लगाएगा, ये करेगा वो करेगा। पर हाँ। तब तक आप भी अपना डिफेंस तैयार कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को बताकर, अपने सीनियर्स को बताकर। तो इस हाँ, आपका क्लीन और क्लियर होना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका अपना कंडक्ट जो है सस्पिशियस है, तो तब आप पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं, तब आप थोड़ा सा कंसील भी करते हैं चीजों को। अब कई लड़कियों का क्या होता है कि कई, मान लीजिए आजकल ऐसे केसेस बहुत राइज पर हैं जिनमें ये होता है कि लिव इन रिलेशन है या किसी लड़के के साथ कोई लड़की रह रही है, तो उसे ये होता है कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ्स होंगी या कुछ मेल्स होंगी या कुछ डाटा होगा, वो ऑनलाइन ना कर दे, तो वो उस चक्कर में वो कई बार क्या होता है कि ब्लैकमेल होती रहती है या कंप्लेंट नहीं करती है। तो वो चीजें, वो रेशो देखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको फर्दर आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो, तो वो आपको मतलब उतनी हिम्मत करनी पड़ती है कि हाँ जी, सच में मैं इतने तक जीती थी, ऐसा था, पर यह है कि अब मुझे ये तंग किया जा रहा है या मेरे साथ एट्रोसिटी हो रही है, तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी ही होता है। हम्म। मतलब ऐसा होता है कि जैसे चंडीगढ़ का एनवायरनमेंट ही देख लो, तो रात को लड़कियां बाहर जाती है अगर क्लब से वगैरह में भी, और उनके साथ तब कुछ हो जाए तो वो पेरेंट्स को बताने लायक भी नहीं बचती हैं कि मैं रात को क्लब में थी इतनी देर तक और फिर मेरे साथ कुछ हो गया। here it is the point where you should understand my point of view। बेटा पता क्या बात है, बात यह है कि किसी भी बच्चा चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स के लिए वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता भी है। और अल्टीमेटली जब भी कभी कुछ बहुत ज्यादा गलत होगा, तब भी तो आपके साथ पेरेंट्स ही तो खड़े होंगे ना। तो क्यों ना आप उनको बहुत ज्यादा गलत होने से पहले बता दें। आपसे कुछ गलती हो गई है, मान लो ड्रिंक किया हुआ है या कुछ भी किया, लेट नाइट आप किसी लड़के के साथ ही गए हैं, मान लीजिए आप ट्रस्ट करके चले गए, आपके साथ कुछ भी गलत हो गया, तो मैं तभी कह रहा हूँ, मैंने पहले ही वो बात की कि पेरेंट्स एक बार हो सकता है गुस्से भी हों, एक बार आप हो सकता है डांटे भी, पर वो फिर भी ये है कि आपके साथ आके खड़े होंगे ही होंगे। और आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी कवर जो है वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं, विदाउट एनी फेलियर एंड विदाउट एनी लाइक डिफरेंस ऑफ द प्लेस। आप चाहे अमेरिका में पैदा हुए हो, इंग्लैंड में पैदा हुए हो, ठीक है, कनाडा में हो या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, पेरेंट्स का कंडक्ट हर जगह एक जैसा ही होता है। पेरेंट्स से अच्छा हमारे लिए कोई नहीं चाहता होता। बिल्कुल सही बात है, उनसे ज्यादा प्रोटेक्टिव कोई नहीं होता आपके लिए। अच्छे की बात तो बात की है, उनसे ज्यादा प्रोटेक्टिव आपके लिए नेचुरल प्रोटेक्शन और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सर आप कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कभी कहा कि लड़कियों को डर रहता है कि पुलिस के पास जाना, तो अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, पुरानी बातें काफ़ी इम्प्रोवाइज कर दी सिस्टम ने, अथॉरिटीज़ ने। तो अब की डेट में, आज के दौर में आप पुलिस के पास अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं, स्पेशली लेडीज़, तो उस आपके पास ये राइट, लेडीज़ के पास, बच्चों के पास ये राइट अवेलेबल है कि वो पुलिस के थाने में ना जाकर पुलिस को अपने पास कॉल करके बुला सकते हैं। उनके पास राइट अवेलेबल है कि हम थाने नहीं आ सकते हैं, आप थाने से आएँ। और उसमें एक लेडी पुलिस ऑफिशियल किसी भी रैंक के एक जरूरी होते हैं, मैंडेटरी का रखा है कि वो साथ में अवेलेबल होंगे ही होंगे, सो दैट कि आपको कोई जो डर आप जता रहे थे अभी, उससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक ये है। राइट्स आपके पास अवेलेबल है। और लड़कियों के लिए स्पेशली इन केस ऑफ जहाँ पे हीनियस एक्ट ना हो, अगर मान लीजिए किसी लड़की से ही क्राइम हो गया है, तो उसमें भी एक कानून में प्रोविजन है कि अगर वो कोई हीनियस एक्ट में नहीं है, तो लड़की को आफ्टर सनसेट थाने में नहीं बुलाया जा सकता। उसको बाकायदा नोटिस दिया जाएगा कि आफ्टर सनराइज आपको इतने बजे यहाँ पर पेश होना है। दीज आर ऑल्सो राइट्स अवेलेबल टू विक्टिम्स ऑल्सो, एक्यूज्ड ऑल्सो, दोनों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर डरने वाली बात या इस तरह की जो बातें हैं, वो सब अब बहुत पीछे रह चुकी हैं। ठीक है।
हालांकि ये है कि सानी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि वो जो भी कहीं किसी भी तरह की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी ना इन केस ऑफ अ फीमेल, तो लेडी पुलिस ऑफिसर चाहे उसको अरेस्ट करने के लिए भी आना तो लेडी पुलिस ऑफिसर मैंडेटरी है, वो साथ में आएंगे आएंगे। और एक बात और है कि जो रूरल एरिया, या मतलब अब एक बात है कि अगर आपको किसी आपके राइट का या पावर का पता ही नहीं है तब तो आपको नुकसान होना ही होना है, ठीक है ना। तो इग्नोरेंस अगर है आपकी तो वो इग्नोरेंस तो आपको नुकसान देगी ही देगी। अदरवाइज जो अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल कंफर्ट है फॉर लेडीज वो हर तरह से ध्यान रखा जाता है, कोर्ट्स में भी, पुलिस स्टेशन में भी, हॉस्पिटल्स में भी, कि जो लड़कियां हैं उनको अगर कुछ रिपोर्ट करना है किसी भी क्राइम के रिगार्डिंग तो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। इवन प्रेस में उनका नाम नहीं दिया जाता, उनका नाम टीवी पर या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से जो एग्जिबिट नहीं किया जा सकता। ये बात खास तौर से लड़कियों को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो कहीं पर भी कंप्लेंट करती हैं तो उनका नाम कहीं नहीं आगे जाएगा, उन्हें बदनाम नहीं किया जा सकता है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, कोर्ट्स भी ठीक है। रखती हैं, पुलिस भी रखती है और हॉस्पिटल्स भी रखते हैं। ये बात मुझे पता नहीं थी कि जी मतलब बिल्कुल ऐसी ही है। रिवील नहीं होगा। हाँ जी। इवन दो ठीक है। कोर्ट्स में भी ये डायरेक्शंस हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे लेडीज विक्टिम हैं, जहाँ पे इस तरह की कोई बात है तो उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, और ना ही उनका कोई ऑर्डर जनरल पब्लिक में से कोई जाके एक्सेस कर सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर लॉयर्स, अपार्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। ठीक है सर, आपने बीच में एक पॉइंट बोला था ब्लैकमेलिंग वाला, कि प्राइवेट इंटीमेट पिक्चर्स लीक करने का ब्लैकमेल करते हैं, तो उस केस के अंदर साइबर अथॉरिटीज या पुलिस किस तरीके से हेल्प करती हैं उन पर्सन की? आज की डेट में एक वर्ड है, नई टर्मिनोलॉजी टाइम के साथ डेवलप हो जाती है, उसको हम साइबर फुटप्रिंट कहते हैं। तो साइबर फुटप्रिंट जो है आजकल तकरीबन मान लीजिए जहां कहीं भी कोई प्रेजेंट है किसी भी तरह से, तो साइबर फुटप्रिंट हर जगह आएगा ही आएगा, इन द फॉर्म ऑफ लोकेशन, इन द फॉर्म ऑफ एक तरह से कॉल डिटेल, इन द फॉर्म ऑफ सीसीटीवी फुटेज, इन द फॉर्म ऑफ सम ट्रांजैक्शन। तो आप कहीं जहां कहीं भी जाएंगे, ठीक है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जगह जगह आप जहां भी टॉल क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंस जो है फुटप्रिंट कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट आप हर जगह छोड़ते जाते हैं। आपने एटीएम यूज किया तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन गया, आपने किसी जगह से कुछ परचेज करके बिल दिया तो अगर आपने ऑनलाइन बिल पे किया तो आपका फुटप्रिंट बन गया, और आप कहीं पर एक तरह से कहाँ से कहीं से गुजरे और वहां के सीसीटीवी कैमरा में आ गए तो फुटप्रिंट बन गया। तो पहली बात तो ये है डिजिटल फुटप्रिंट की। सेकंड बात ये है कि व्हाटसोएवर इज हैपनिंग ऑन एंड विद योर मोबाइल फोन, दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सेस्ड। वो सारी चीजें जो है साइबर पुलिस जो है वो सब कुछ निकाल सकती है, चाहे वो डिलीट भी क्यों नहीं किया हो। तो आपको ये बात बच्चों को समझनी चाहिए कि वो अगर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो वो ब्लैकमेल करने वाला किसी भी तरह से बचेगा नहीं, अगर आप उसकी कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं और कंप्लेंट को परस्यू करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये डर कि हाँ जी आपको बदनाम कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल आप उसको एक तरह से पीछे रख दें, क्योंकि आप जिंदा हैं तभी सब कुछ मतलब आपके लिए मायने रखता है। अगर आपकी जान ही चली जाती है या आप और ज्यादा एक्सप्लॉयट होते चले जाते हैं, कि कई केसेस में हमने देखा है कि कई लड़के जो एक तरह से फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं लड़के, तो उसे ब्लैकमेल करके अपने दोस्तों को या किसी और को एक्सप्लॉयट करवा देते हैं, ठीक है ना। वैसी स्थिति आने की बजाय तो ये है ना कि आप कंप्लेंट कर दो, ठीक है ना, कंप्लेंट कर दो, तो वो डाटा जो है जनरली क्या होता है कि साइबर पुलिस डिलीट करवा देती है। अगर कोई सोशल साइट्स पर पड़ा भी हो तो चाहे यूट्यूब है, चाहे जो जनरल जो साइट्स हैं वहां से सबसे डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर कुछ डाटा अगर अपलोड हो गया तो वो कभी भी डिलीट नहीं होगा या वो सभी लोग देख लेंगे। कुछ लोग अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली देख भी लेते हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी तो आपकी सेफ्टी है ना। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आपको कंप्लेंट तो हर हालत में करनी ही चाहिए, आपको इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए अथॉरिटीज को, अपने पेरेंट्स को करो। अगर उनको आपको किसी भी लेवल पे आपको ये लगता है कि अभी आपके पेरेंट्स एक्सेसिबल नहीं है तो आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आपको कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। ठीक है, मतलब इस चीज में ज्यादा डर लगता है लड़कियों को कि ये चीज कैसे बताएंगे पेरेंट्स को। ये डर जितनी जल्दी दूर कर दिया जाए, ये डर जितनी मतलब जितना मन से निकाल दिया जाए लड़कियों द्वारा, उतनी ही ज्यादा हमारी लड़कियां सेफ हो जाएंगी। क्योंकि देखो बेटे, पता क्या बात यह है कि
जब भी कभी लड़कियां कहीं पर भी एजुकेशन प्लेस पर या वर्किंग प्लेस पर उनके साथ किसी भी तरह की इस तरह से एट्रोसिटी होती है, तो अगर वो रोकती नहीं है तो श्योर है कि वो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर वो ये है कि अगर एक लड़की, मान लीजिए कोई एक बंदा जो कुछ गलत कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उससे वहीं पर स्नब कर दिया जाता है तो वो वहीं पर ही रुक जाएगा, नहीं तो वो उस लड़की पर भी नहीं रुकेगा, उससे आगे किसी और लड़की को तंग करेगा, फिर किसी और को करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो चेन बनने से रुक जाती है। तो इट इज, यू कैन से कि इट इज मॉरल ड्यूटी ऑल्सो, कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो इट इज नॉट ओनली विल प्रोटेक्ट ओनली यू, इट विल प्रोटेक्ट अदर्स ऑल्सो। तो ये बहुत जरूरी है। और एक तरह से ये होता है कि आसपास के, मान लीजिए अगर एक आदमी के साथ कुछ इस तरह की उसको सबक मिलता है, तो उसके आसपास के जो उसके यार दोस्त या वो लोग होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। तो एक चेन बनने से दोनों तरफ से ही टूट जाती है। ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी। सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? अ, यही कि जो सागर साहब ने आपसे कहा कि हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात आ जाती है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई क्लिप है या कुछ भी है जिससे आपको ब्लैकमेल होने की आशंका है या कोई कर ही रहा है मान लीजिए, तो उसको इमीडिएट स्टॉप करने के लिए ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप उसको इनिशियल स्टेज पर ही कब करने की कोशिश करें, प्रॉपर अथॉरिटीज़ को बताएं, प्रॉपर अपना रेमेडी अवेल करें, और इस चीज़ को और फैलाने से बचने के लिए एक बेस्ट रास्ता यही है, rather than folding your hands before the culprit, best to go to authorities, approach to authorities. ठीक है। Right. एक सक्सेसफुल लॉयर कैसे बन सकते हैं? मतलब कोई एक पर्सन जो कि लॉ की फील्ड में जाना चाहता है, वो एक सक्सेसफुल करियर इस चीज में कैसे बना सकता है? ये बहुत एक तरह से डाइसी क्वेश्चन इस तरह से है क्योंकि सक्सेस की ग्रामर कोई नहीं होती, हार्ड वर्क का कभी भी कोई रूट नहीं होता। हार्ड वर्क तो जहाँ, जैसे ही आपको एक जो सूत्र के तौर पर या एक जो बोलते हैं कि आपको एक जैसे बीज मंत्र के तौर पर बात बताऊं, तो वो ये है कि आपको जब पहला मौका किसी भी काम को करने का मिलता है, इफ यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट है, आपने अभी भी लॉ किया, आपने अभी भी एनरोल किया, और या आप अभी स्टूडेंट भी हैं, तो व्हाट्सोएवर द असाइनमेंट और व्हाट्सोएवर द जॉब वर्क असाइंड टू यू, उस पर ऐसे जुटो कि वो आपको ये, आपके लिए ये हो कि ये तो इसका तो अब मैं कुछ भी, एक तरह से नो स्टोन अनटर्न्ड वाली बात है कि इसका मैं अब सब कुछ करूंगा ही करूंगा। कहीं पर ना शाहरुख खान जो हमारे फिल्म स्टार हैं बहुत बड़े, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक बात जरूरी है कि ईश्वर मौका सबको जरूर देता है काम का, ठीक है, तरक्की का नहीं, कामयाबी का, मतलब काम करने का मौका जरूर देता है ईश्वर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने एक बात कही थी शाहरुख खान जी ने कि मेरे को जब एक बार मौका मिला ना, तो उसके बाद फिर मेरे जैसी मेहनत नहीं की किसी ने, कि जब एक बार मुझे चांस मिलता है तो फिर मैं मतलब पीछे नहीं हटता हूँ। तो अक्सर होता ये है कि चांस तो सभी को मिलता है, मौका सभी को मिलता है मेहनत करने का, अपनी अपनी इनहिबिशन होती है, अपनी अपनी लेथार्जिक सोच होती है, या आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, तो आप उस काम पे उतनी मेहनत नहीं करते हो। तो मैं ये नहीं मान सकता अगर कोई ये कहता है कि मुझे तो काम ही नहीं मिलता, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी काम में नहीं होता, लीगल प्रोफेशन को छोड़ो, किसी भी काम में नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शुरू में आपको पैसे कम मिले, ना मिले, ठीक है, आपको हो सकता है वैसे ही काम करना पड़े, पर अगर आप बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं तो काम आपको खुद सिखा देता है, काम आपको खुद सिखाता है अगर आप काम को करते हैं, मेहनत करते हैं काम के साथ। और उसके बाद ये होता है कि जब आपको काम आ जाता है तो आपको फिर ये हो ही नहीं सकता है कि आपको उसका पे ना किया जाए, क्योंकि जब आप काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं तो आपको उसकी कीमत अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो मान लीजिए कि वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आपको वो पे करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल होने का जो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप कभी भी शॉर्टकट मत लें। सबसे पहली बात तो शॉर्टकट मत लें, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सेकंड चीज ये है कि काम जब आपको मिल गया तो उसके बाद जुटकर करें, और ये मत सोचें कि आपको इसमें मिलेगा क्या। आप काम को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश करें, आपको अपने आप मिल जाएगा, नेचर आपको खुद देगी। और उसके अगली बात ये होती है कि हाँ, आप बहुत बड़े लॉयर बनते हैं या बहुत बड़े लॉयर नहीं बनते हैं, तो वो चीजें सभी फील्ड में किस्मत के हाथों होती हैं, क्योंकि उसमें आप मान लीजिए आपकी कुछ एक पार्ट डेस्टिनी का भी होता है, कुछ एक आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है, और कुछ आपकी खुद की जो किस्मत, डेस्टिनी जिसे मैंने बोला,
वो भी हो सकती है। पर एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ और एक बहुत अच्छी अर्निंग आप अच्छी मेहनत करने के बाद आराम से इंश्योर कर सकते हैं। लीगल फील्ड में ये कहीं पर भी इस तरह से होता नहीं है कि आप काम बहुत मेहनत से करते हैं, अच्छे से करते हैं, पर आपको अपने गुजारे लायक भी पैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो वो सक्सेसफुल होने का की जो डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है कि आज आपके पास मान लीजिए कोई मिड सेगमेंट कार है, तो आपको ये लगता है कि मेरे पास तो 2 करोड़ की कार होगी तभी मैं सक्सेसफुल, वो उस चीज की कोई अंत नहीं है। पर जो एक गिवन सक्सेस है, गिवन सक्सेस का मतलब आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबली रिस्पेक्टफुल तरीके से जी सके, तो उतनी भर सक्सेस तो आपको जरूर मिल जाती है। सर आपको कुछ शेयर करना है? देखिए, बात वही है कि आपको मेहनत जो सी है ना, किसी भी फील्ड में, ये लॉ की बात नहीं है, हम्म किसी भी फील्ड में मेहनत करनी, लगन से, शिद्दत से मेहनत करनी, आपको अपने आप ऊंचाइयों तक पहुंचा ही देता है। और सबसे ज़रूरी ये नहीं है कि एक सक्सेसफुल लॉयर हो जाना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम को दिल से करना और अपने मन को संतुष्ट करना कि हाँ, मैंने जो किया इससे बेस्ट और कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने पूरी जान लगा के अपने विवेक बुद्धि से जितना मुझे समझ में आ सकता था, जितना मैं सामने के लिए अच्छा कर सकता था, वो मैंने किया है। ठीक है। यही यही मंत्र मेरे हिसाब से हर फील्ड पे लागू हो जाता है, हर फील्ड के बंदे पे लागू हो जाता है कि वो अपने आप को सक्सेसफुल दुनिया की नज़र में माने ना माने, खुद से ज़रूर मान ले। तब जब हम सेटिस्फाई होते हैं किसी जी, चीज को लेकर, जी। तब हमें तसल्ली होती है कि अगर नहीं भी हुआ कुछ तो अपने अंदर गिल्ट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल वो सही बहुत बात सही है। चीज व्हेन है। यू गिव योर 100% ना, तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहता कि आपकी तरफ से कुछ रह गया था। एंड सेकंड चीज ये है, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा हम्म इसमें कि देखिए, हमने भी अपने करियर में शुरू में कह लीजिए कि थोड़ा कोशिश किया था कि हम, क्योंकि हमें ये होता कि हम एक तरह से हम्बल फैमिली से बिलोंग करते, तो हमें ये होता है कि सक्सेस जल्दी मिलनी चाहिए। पर हम्म नतीजा यही है कि आपको हार्ड वर्क और एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपको लगता है शुरू शुरू में कि आपका जो आपको स्लो गेन होगा या ऐसा होगा, बट अगर आप ऑनेस्टली चलते हैं तो आपको एक तो मन की शांति बहुत रहेगी। काम में आप जितने ऑनेस्ट होंगे, अपने अपने एक तरह से कामकाज में, अपने कंडक्ट में जितने ऑनेस्ट होंगे, आपकी जो रेपुटेशन है वो अपने आप से ग्रो करती चली जाती है, और फिर आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। हम्म अगर आप मान लीजिए बहुत मेहनती हैं, बहुत तेज दिमाग है आपका और बहुत अच्छे से आपको काम आता है, पर कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि हाँ मैं चीट कर लूं, तो वो चीटिंग कई बार क्या होता है कि अच्छे से अच्छे टैलेंटेड आदमी की भी करियर के ऊपर फुल स्टॉप लगा देती है कई बार। क्योंकि चीटिंग करके एक बार जो है वो आप कई बार सारे अपना अपना अपने परिवार का सब कुछ जो है वो रिस्क पर लगा देते हैं। तो वो उससे बचना चाहिए आपको। आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ग्राउंडेड रहेंगे, आप शो ऑफ जितना कम करेंगे, उतना आप एक तरह से अपने आप में मतलब एक तरह से रूटेड रहेंगे, और उतना ही आपकी ग्रोथ जो है वो स्टेबल होगी। ठीक है। मतलब आजकल जो लोग होते हैं ना, जब भी कोई केस होता है तो वो हम लोग ये सोचते हैं कि हम एक यंग लॉयर हायर करें या ना करें। अब जो अगर उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली लॉयर्स के ऊपर भी तो दिक्कत हो जाती होगी ना, कि ऐसे तो कोई केस ही नहीं मिलता होगा उन्हें आसानी से, फर्स्ट केसेस। नहीं, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक देयर कि हाँ यंग लॉयर्स को केस नहीं मिलते हैं या केसेस कराने के लिए हम, हाँ क्योंकि ये हम्म फील्ड ऐसा है, इसमें जो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द केस, स्टेक ऐसी लगी होती है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए जो भी लिटिगेंट होते हैं उनको ये होता है कि वट एवर द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस लॉयर दे कैन हायर, दे विल गो फॉर दैट। इसीलिए ये होता है कि वो किसी भी फील्ड की बात है। अभी अभी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर आपको मान लीजिए कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, आईज की प्रॉब्लम कुछ, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो ना। तो आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि सिटी में कौन डॉक्टर है जो पुराना और एस्टेब्लिश डॉक्टर है ना। हम्म तो वो अदरवाइज इट इज कन्फाइंड टू एवरी फील्ड, बट ये नहीं होता कि यंग डॉक्टर्स के पास या यंग लॉयर्स के पास काम नहीं आता। वो हम्म थोड़ी सी देर की स्ट्रगल तो सभी को करनी पड़ती है। वो स्ट्रगल आपकी देखिए छोटी या बड़ी, आपकी मेहनत और इनपुट पर होती है कि आप उसमें इनपुट कितना डाल रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्ट्रगल का जो पीरियड है वो लंबा या छोटा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यंग लॉयर्स के पास काम नहीं आता है। जो मेहनती बच्चे हैं उनके पास तो, उनको तो सीनियर्स ही काम बहुत देते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये एक तरह से मिसकंसेप्शन है बच्चों की कि हम काम कहाँ से ढूंढेंगे, वो पहले वाला काम नहीं है। क्योंकि हमारी भी इवन ये कोशिश रहती है कि जो
नए बच्चे जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो हम उन्हें अपने साथ अटैच करें और उन्हें व्हाट्सोएवर उनको एक तरह से जो उनका एक तरह से ड्यू है वो उनको पे किया जाए। ठीक है, वो हर जगह ऐसा है आजकल में। ठीक है। आपको अपने फर्स्ट केसेस कैसे मिले थे आप दोनों को? मतलब कुछ स्टोरी है या बहुत नॉर्मल? ये मैं अब सानी साहब का मैं कह नहीं सकता कि इनका फर्स्ट केस कैसे था इनके पास आया, बट मेरा फर्स्ट केस ये था कि द पर्सन वाज ऑल, इट इज वेरी मच नेचुरल कि कोई ना कोई दोस्ती होता है या जानकारी हुँ, होता है, रिश्तेदार होता है जो पहली बार आपके, हुँ, और केस भी जो पहली बार आपके पास आता है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल मरा हुआ केस होता है एक तरह से, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इट वाज जस्ट आई मीन इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट की मेरा बिल ज्यादा आ गया, 1200 रुपए का उसका शायद बिल था, तो वो मेरे पास आया था कि जी मेरा बिल ज्यादा आया है हुँ, तो इसका केस करना है। अब 1200 का तो कुल केस ही था, मतलब सब्जेक्ट मैटर ही 1200 का था हाँ, इन्वॉल्व, तो उसने मुझे फीस तो क्या ही देनी थी। तो वो फीस उससे मैंने पता नहीं कि कुछ 100 रुपए 200-300 रुपए उसने शायद कुछ खर्चे वगैरह के लिए कुछ कहा था कि दिया था ये, अब मुझे उतना है, पर मेरा खुद को मेरे को याद है कि मेरा 2000 रुपये उस पर खर्च हो गया था क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज नॉट मीन लाइक मेरा अपना क्लर्क नहीं था, अपना हुँ, टाइपिस्ट नहीं था, तो आई वाज टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग। तो उस तरह की स्ट्रगल शुरू शुरू में सभी को करनी पड़ती है। केस हमेशा कोई ना कोई बिल्कुल बेकार सा या हुँ, बिल्कुल थका सा केस होता है जिसको हम कहते हैं वो आएगा, जिसमें बहुत ज्यादा स्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप नए हैं किसी भी फील्ड में तो आपके पास वही काम दिया जाएगा जिसमें बहुत कम रिस्क हो। जितना कम रिस्क होगा, ठीक है, तो पैसे भी उतने कम मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे। हुँ, तो लॉ इज अ फील्ड वेयर यू अर्न विद ईयर्स। उसमें क्या होता है कि जो पहला स्पेल होता है उसमें ये होता है कि देर इज नो वर्क, देर इज नो सैलरी और पेमेंट, हुँ, नो फीस, ठीक है। हुँ, सेकंड जो फेज होता है उसमें ये होता है देर इज वर्क, लॉट ऑफ वर्क, बट उतने पैसे आइदर नहीं नो मिल रहे हैं। मनी और मीगर मनी। हुँ, तो थर्ड फेज होता है उसमें ये होता है कि आपका काम कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपके पास एक एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म बन जाता है, आपके पास आप लोग हायर कर लेते हैं काम करने के लिए। तो जैसे जैसे आप मतलब सीनियर कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको सिर्फ आर्गूमेंट करना होता है, कभी कभी क्लाइंट्स को मिलना होता है और आपको फीस बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये लॉ के फील्ड की ये एक तरह से खूबसूरती कह लीजिए। और इसमें एक और ब्यूटी है कि इसमें रिटायरमेंट एज कोई नहीं, अनटिल दी लास्ट ब्रेथ ऑफ यू यू कैन प्रैक्टिस, या ठीक आप है, मतलब आपकी फिजिकल लिमिटेशंस ना हो तो आप किसी भी उम्र तक वकालत कर सकते हैं। और आपकी उम्र के हर साल के साथ आपकी वैल्यू जो है और फील्ड्स की तरह कम नहीं होती, इसमें बढ़ती चली जाती है। हुँ, जितने आप उम्र के साथ मतलब बुजुर्ग होते जाते हैं तो आपकी जो एक तरह से कमर्शियल वैल्यू है वो एनहेंस होती जाती है। ये फील्ड ठीक में है, इसकी लीगल फील्ड की ये खूबसूरती है। ठीक है। सर आपका फर्स्ट केस? अ, मेरा फर्स्ट केस जो सा था वो मेरे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड थे, हुँ, उनके रेफरेंस से मेरे पास आया था। और जहाँ तक बात अभी आपको सागर साहब ने बताई, जो अ, आप कह लीजिए कि पैसों की बात करें, कमर्शियलाइज उसकी एंगल से बात करें, वो मैंने सोचा ही नहीं था। और मुझे इसी बात की बहुत खुशी थी कि एटलीस्ट चलो मेरा काम अब शुरू होने लगा और मैं कोर्ट में जाना चाहूँगा, खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा। और बात वही है कि मैंने अपनी तरफ से जो मेरी कोशिश हो सकती थी, जी जान लग सकता था, हुँ, वो लगाया। आज यही याद करते हैं कि अगर वो केस ना होता तो आज हम शायद यहाँ पे भी नहीं होते, है ना? हुँ, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको एक ना एक दिन ऐसा फल ज़रूर मिल जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा मानना यही है कि केस आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो कोर्ट्स पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेहनत करते रहो, केसेस दुनिया भर के पड़े हुए हैं, दुनिया भर से आने हैं। आपने अभी-अभी ये जो कहा यंग एम्प्लॉयर्स वाली बात है, इसको लेकर कोर्ट्स भी बहुत अपने आप से हेल्पफुल हो गए हैं। अच्छा, कोर्ट्स भी यंग एम्प्लॉयर्स को अब खुद मौका देने लग गए हैं, जो कि अभी आप ये मान लीजिए 4 या 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। कोच की तरफ से बच्चों को अपॉइंट किया जाता है, नए बच्चों को अपॉइंट किया जाता है, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट रहे। और जो बच्चे हम लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सागर साहब के साथ, हमारे साथ, सारी हमारी टीम्स जो सी हैं, हम भी कोशिश यही करते हैं कि उन बच्चों को सपोर्ट रहे। एटलीस्ट उनका जो बिगनिंग है, जो हमने हमने ये फेस करी हुँ, प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट वो लोग ना करें।
रनिंग एक्सपेंसेस उनके निकलते रहेंगे। निकलते हैं। ठीक है। तो ऐसी सपोर्ट मैं कहूंगा भी सभी वकील लगभग करते भी हैं और करनी भी चाहिए। जो ठीक है। प्रॉब्लम्स हमने फेस करी एटलीस्ट हम नहीं चाहते कि अब वाले बच्चे जो उनसे वो ज्यादा फेस करें। ठीक अब है। एक्सपोजर भी बहुत हो गया बहुत ना। देखिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि जी वकील बहुत हो गए हैं, इतना मतलब रश हो गया ये, बट लिटिगेशन भी उतनी ही मल्टीफोल्ड बढ़ गई है। आज की डेट में आप देख लीजिए, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, और कितनी तरह के जो एक तरह से वेंचर कह लीजिए उन्हें, क्योंकि लीगल ब्रांचेस इतनी ज्यादा खुल गई हैं, तो वो हर जगह पर ही वकीलों की जरूरत तो रहेगी रहेगी। और लोग जैसे जैसे मतलब एजुकेशन बढ़ती जा रही है, इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, उतनी ही लिटिगेशन भी बढ़ती जा रही है। लोग उतने अपने राइट्स के लिए मतलब अवेयर होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ लिटिगेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे मल्टीफोल्ड होती चली जा रही है। तो काम की कमी नहीं है ऐसी, जितने लोग बढ़ेंगे उतना काम भी तो बढ़ता है ना। तो इसलिए ये है कि वो डर कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपको काम नहीं मिलेगा, इतने लोग आ गए हैं, कंपटीशन बहुत है। ऐसा कुछ नहीं होता। और मेहनत का कोई कंपटीशन नहीं। मेहनत आप जब करते हैं आप, तो उसमें कभी भी आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, आपको काम मिलेगा ही। सर, आप दोनों इतने टाइम से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है लॉ के बारे में? आप इतने सालों से सेम एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो काम। एक्चुअली क्या होता है कि इन आवर बिजनेस और प्रोफेशन कह लीजिए कि सबसे जो ब्यूटीफुल जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कभी मोनोटोनस नहीं होता है हमारा काम। क्योंकि एवरी केस इज हैविंग न्यू डायमेंशंस, एवरी केस इज हैविंग न्यू प्रपोजिशंस, नए हालात होते हैं, नए फैक्ट्स होते हैं। तो वही 420 सेक्शन है, पिछले 150 साल से यूज होता है, ठीक है। वही 302 है, मर्डर का केस होता है, पर हर बार उसमें जो एक तरह से फैक्ट्स होते हैं, उसमें एंगल्स होते हैं, हमेशा नए आते हैं, जो कि हमें एक तरह से हमेशा हमें ऑन टोज रखते हैं। और हमें कभी भी ये नहीं होता कि नहीं नहीं यार ये तो इसमें बोरियत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लॉ के फील्ड में बोरियत शब्द है ही नहीं। अगर आप मन से और मेहनत से काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तब तो आप बोर होंगे ही होंगे, अदरवाइज बोरियत इसमें होती नहीं। आपको हमेशा से लॉयर ही बनना था? मतलब अगर आप आज लॉयर ना होते तो आप क्या होते? एक्चुअली आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। कई साल मैंने सिंगिंग ट्राई भी किया है। तो अगर मैं एक तरह से लॉयर ना होता तो सिंगर तो था ही मैं। और सर आप? देखिए मैंने शुरू में बिजनेस भी किया, बट मेरी चाहत थी, मैं लॉयर बनना चाहता था, क्योंकि मेरी फैमिली में भी और मेरे कजिन्स, मेरे मैटरनल अंकल इज ऑल्सो लॉयर। उनको देख के भी मुझे था कि मैं भी लॉयर मतलब बनना चाहता हूँ और बन के रहूँगा। ठीक है। तो यही मेरी वो थी चाहत शुरू से। अगर आप लॉयर ना होते तो आप बिजनेसमैन होते? कह सकते हैं। ठीक है। बट अच्छा, आई रिजॉइस माय दिस फील्ड। ठीक है। अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है बट उनके पास उतने पैसे नहीं है, वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो लॉ के पास, कोर्ट के पास जा सके, तो वो क्या कर सकते हैं? कोई फ्री एड, फाइनेंशियल एड मिलती है उन्हें? फाइनेंशियल एड नहीं होती है, फाइनेंशियल लीगल असिस्टेंस होती है। उसमें क्या होता है कि एवरी कोर्ट इज हैविंग मैकेनिज्म कि दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एडवोकेट, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड फी टू पे एनी लॉयर, और लिटिगेशन की फी बियर नहीं कर सकते हैं, तो हर कोर्ट में फ्री लीगल एड के सेल बने हुए हैं। डिपार्टमेंट है एक, DLSA कहा जाता है जिसे। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ही एक मतलब वेंचर है। तो फ्री लीगल एड, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है न्याय का अधिकार जो है, न्याय का अधिकार बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब्ड है एज अ फंडामेंटल राइट। तो उसको इंश्योर करने के लिए दोज हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे टू द एडवोकेट्स और कैन नॉट पे एक्सपेंसेस फॉर लिटिगेशन, उन्हें कोर्ट्स जो हैं वो लीगल एड जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। उसके सर्टन पैरामीटर्स हैं, तो अगर वो पैरामीटर वो मीट करते हैं तो उन्हें वो लीगल एड जो है वो दिलवाई जाती है। तो इट इज अवेलेबल ऑलमोस्ट यू कैन से टू ऑल हु नीड लीगल असिस्टेंस इन द कोर्ट, उनको सबको अवेलेबल है। ठीक है। मतलब वो कैसे ले सकते हैं? मतलब अगर किसी के साथ कुछ हुआ, उन्हें एक बार आप थोड़ा बता सकते हो? उसका यही है कि बेसिकली क्या है कि जो लोग उसमें थोड़ा, कई बार क्या होता है कि
उनकी इनकम प्रूफ मांग लिया जाता है कि हाँ उनकी इनकम जो है बिलो सर्टन लेवल है, तो उन्हें जो है वो एक तरह से लीगल असिस्टेंस जो है अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि वो ये देखा जाता है कि उसका मिसयूज ना हो जाए, कि आदमी के पास मतलब वैसे तो पैसे की कमी नहीं है, बट जस्ट टू मिसयूज द लीगल सिस्टम वो है लीगल असिस्टेंस ले रहा है, उतना भर देखा जाता है। बाकी उसमें कैटेगरीज बनी हुई है, उसमें नॉर्म्स बने हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल वो उसकी एक तरह से पूछताछ करके, और दे मेक इट अवेलेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द नीडी पर्सन्स। ठीक है सर, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लिए साइबर अथॉरिटीज़ या पुलिस या जो भी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो हमें किस तरीके से हेल्प करती हैं? देखिए हर रोज़ लगभग मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आ रही हैं, और बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं जिसमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए काफ़ी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। उनमें डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लाइंस हैं, और एक नेशनल लाइन है, हेल्पलाइन है, जिसमें अगर साइबर कोई फ्रॉड कमिट हो जाता है किसी के साथ में, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इमीडिएट सॉर्ट आउट करने के लिए, वो इमीडिएट कॉल करने के लिए या आपको मैसेजेस करने के लिए उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं सर्विसेज, जिस पे आप जाते हैं तुरंत उनका समाधान जैसे इमीडिएट वो करते हैं। लाइक आजकल आपने देखा ही होगा कि आप एक नॉमिनल सी ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो बैंकर ही आपसे इमीडिएट मैसेज भेज के पूछता है वेदर इफ इट इज यू और नॉट। तो आपने देखा ही होगा, अमूमन सबके पास ही आता है। तो उससे बचने के लिए पहली बात तो आप खुद एक्टिव होने चाहिए ना, अवेयर होने चाहिए। अगर फिर भी मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है तो कंसर्न अथॉरिटीज को आप इमीडिएट अप्रोच कीजिए, इमीडिएट आपका वो सॉर्ट आउट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अवेयर रहिए, ये फालतू के जैसे मैसेजेस आ जाने उस पर क्लिक कर देना, फिर उसके बाद में जी हमारे खाते से पैसे चले गए, तो बेटर टू अवॉइड दोस थिंग्स, है ना। जो आपको जानते नहीं है उनके लिंक से अगर आपको आ रहा है तो यू आर इनवाइटिंग सम प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ों की कंप्लेंट भी कंज्यूमर कोर्ट में ही होती है? नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं होती। इसके लिए बेसिकली हर जगह साइबर सेल बने। अब तकरीबन ये है कि ऑलमोस्ट ऑल सिटीज में जो है, मेजर सिटीज में साइबर पुलिस स्टेशन अलग से बन गए हैं। तो साइबर कंप्लेंट्स जो है स्पेसिफिकली हैंडल उनके द्वारा की जाती हैं, बट ये है कि उनकी फर्स्ट जो कंप्लेंट है वो एसएसपी पोर्टल पर ही जाती है। एसएसपी को मेल कर दीजिए, और इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना इसलिए जरूरी होता है कि आपका जो साइबर एक्सपोजर है या जो थ्रेट परसेप्शन है वो आपको, क्योंकि वो उसमें सेकंड्स में ही कई बार ये होता है आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, और जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करते हैं तो उसमें आपको सेफ गार्ड जो है यूज करने का टाइम मिल जाता है। जैसे आप इमीडिएटली तो सबसे पहले, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड ऑनलाइन सबसे ज्यादा होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। सबसे पहले अपना कार्ड वगैरह जो है वो ब्लॉक करने की जो भी एक तरह से फॉर्मेलिटीज है वो शुरू कर दें। सेकंड चीज, आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। ठीक है। तो पुलिस क्या है कि इमीडिएटली तो क्या होता है ना कि लोकेशन वगैरह ट्रेस करनी, या आपके पैसे जहां भी पहली बार मान लो आपसे आपके बैंक से निकलकर किसी अकाउंट में गए हैं तो वहीं पर वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, तो वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। देयर इज अ मैकेनिज्म, ठीक है, पुलिस कैन डू। तो वो इमीडिएटली आपके मतलब आपकी सेफ्टी जो एक तरह से जो ट्रिगर्स हैं, जो सेफ्टी के आपके जो टूल्स हैं, उनको वो यूज में लाना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये मत समझिए कि अगर आपके अकाउंट से एक बार पैसे निकल गए तो वो किसी भी तरह से आपको मतलब वापस ही नहीं आ सकते। वो जितना आप जल्दी इन्फॉर्म करते हैं उसकी रिकवरी उतनी ही आसान रहती है, पर जितना उसको डिले होता जाता है तो वो आगे से आगे दूर से दूर होता चला जाता है। तो थोड़ा सा उसमें मान लीजिए आप कि एक तरह से आपको फॉलो तो करना पड़ता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की जो मैकेनिज्म की अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी जनता है, और जितने हमारे यहाँ नंबर अभी रेट ऑफ क्राइम है उस प्रपोर्शन। तो इसलिए टाइम तो कई बार लगता है हमें थोड़ा सा, जिसको हम कह देते हैं कि हमारी यार पकाई हो रही है बहुत, ठीक है ना। तो वो हमें थोड़ा सा टाइम तो हिट तो बियर करनी पड़ती है, पर इतना जरूर है कि आपको इन्फॉर्म भी करना चाहिए और इमीडिएटली जो है वो स्टॉप किया जा सके, और अपना पासवर्ड वगैरह इमीडिएटली चेंज करें। ठीक है ना। इमीडिएटली अपने कार्ड्स वगैरह ब्लॉक करें। और एक जो आजकल चला हुआ है जिसको साइबर अरेस्ट कहते हैं,
कि ऑनलाइन आपको ये कह दिया जाता है कि आपके बच्चे को या बेटे को या बेटी को यहाँ पर इसके साथ पकड़ लिया गया है या इस तरह से है, या आपके अगेंस्ट ये निकल आया है, ये कुरियर आ गया, वैसे हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन पर एकदम से भरोसा ना करें और एकदम से मतलब पैनिक ना हो जाएं। तो आप जितना जल्दी आप पैनिक होंगे, आप उतना ही प्रोन हो जाएंगे अपने, जो आपका जो अटैकर है जिसने आपको चीट करना है, आप उसको फैसिलिटेट करने के लिए मतलब एक तरह से तैयार हो जाएंगे। और जितना आप डरते जाएंगे उतना वो डराता जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कीजिए, अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए जो किया जा सकता है वो कीजिए। अगर कोई बुजुर्ग है जो उस तरह से इतने ज्यादा ऑनलाइन एफिशिएंट नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि इमीडिएटली अपने बेटे बेटी को या जिसको भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं इमीडिएटली करना चाहिए। एकदम से जो है पैनिक में आकर कभी भी जो आपको ऑनलाइन एक तरह से हैक करके किसी भी तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको फॉलो ना करें, ठीक उसको है। फॉलो ना करें। आप पुलिस को या अपने घर में किसी परिवार वाले को, ठीक है, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। और एक तरह से ये है कि जिन नंबर से कॉल आपको थोड़ी भी सस्पिशियस लगती है, अननोन लगते हैं, अननोन लिंक लगते हैं, जैसे सानी साहब ने बताया, उनके ऊपर भूल कर भी क्लिक ना करें, ठीक है। तो उससे आप कई बड़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। ऐसा केस मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था कि उनकी मदर को कॉल आया था कि आपके बेटा जो है वो रेप में इन्वॉल्व है और उसको हमने अरेस्ट कर लिया, तो आप इतने इतने पैसे लेके पुलिस स्टेशन में आ जाओ। बट कोइंसिडेंस ये था कि उसकी मम्मी खुद पुलिस थी, ओके। तो फिर वो बहुत स्मार्टली उन्होंने हैंडल कर लिया था। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि अगर कोई कॉमन होते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी थोड़ी इस तरह से वल्नरेबल है। ये हमारी सोसाइटी की बात नहीं है, क्योंकि आई यूज्ड टू बी इन कनाडा एंड इंग्लैंड आल्सो। तो वहां पर भी क्या होता है कि वहां के भी जो बुजुर्ग लोग हैं या जो एक तरह से क्योंकि किसी भी तरह पे कि लोगों को रेपुटेशन का, अपने एक सोसाइटी का दिमाग में डर तो होता ही है कि अगर लोगों को पता लग गया या कुछ भी तरह से एक्सपोज हो गया तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए होता है कि सभी को ये होता है इमीडिएटली कई बार वो मान जाते हैं और लुट जाते हैं कह लीजिए। तो वो एक उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी भी अंडर 18 का चाइल्ड इन्वॉल्व है तो फिर मतलब या तो विक्टिम है या गिल्टी है, वो किसी भी तरीके से किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो पेरेंट्स उस बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, या अगर उसने क्राइम किया है तो लॉ उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेता है? लॉ तो अपने रूटीन कोर्स में ही एक्शन लेता है, बट जो माइनर्स होते हैं उनके लिए जुवेनाइल बोर्ड ऑफ जस्टिस होता है। उनके केस जो है जुवेनाइल कोर्ट हैंडल करती है। एंड पर्टेनिंग टू जुवेनाइल जो है माइनर्स के लिए, उनके अरेस्ट का, उनके उनके ट्रायल का, उनकी हर चीज का एक अलग मैकेनिज्म अवेलेबल है लॉ में। तो वो जिस तरह से लेडीज लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए जो एक तरह से अलग से प्रोविजंस हैं, जुवेनाइल के लिए थोड़ी और सेंसिटिव जो प्रोविजंस हैं वो बनाई गई हैं कि उनकी सेफ्टी का, उनके साइकोलॉजिकल जो लॉस ना हो ज्यादा, उन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है जो उन चीजों को हैंडल करता है। आजकल पर ये चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा मिसयूज भी कर रहे हैं, जैसे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा ड्रग्स केसेस में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे क्राइम्स भी कर देते हैं इसी चक्कर में। देखिए, जो स्मार्टनेस होती है ना वो बेसिकली बोथ वेज होती है, दो धारी तलवार जैसी होती है। अगर हम आज बच्चों को समय से पहले उनको हर चीज का एक्सपोजर मिल रहा है तो वो बहुत स्मार्ट भी हो रहे हैं, बहुत स्मार्ट होके बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं जो आज से पहले नई सोसाइटी ने कभी सोचे थे। तो दिस इज द मीन लाइक मोस्ट प्रिविलेज्ड जनरेशन आज की डेट में जो यूथ को अवेलेबल है। हमारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं थी ये चीजें, हमें इन चीजों का एक्सपोजर ही नहीं था। तो अगर वो 90% पॉजिटिव यूज हो रहा है तो 10% मिस यूज तो होगा ही होगा, उससे आप रोक नहीं सकते हो। क्योंकि जो स्मार्टनेस होती है वो दोनों तरफ ही चलती है कि अगर बच्चा अच्छे काम की तरफ स्मार्टनेस, ऑनलाइन चीजों को अच्छी अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो उससे फायदा भी बहुत होगा। और अगर वो उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया उसने तो वो गलत की तरफ जाता है, तो तब भी उसे कोई नहीं रोक पाता। तो ये तो देखिए वो विवेक या वो समझ तो पेरेंट्स को एक तरह से बच्चे की स्कूलिंग में बिल्कुल एक तरह से आप मान लीजिए कि छोटे से नर्सरी टाइम से ही उसको सिखानी समझानी होती है। तो उतना भर तो एक तरह से पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती ही होती है। बाकी स्कूल टीचर्स का भी, स्कूल का भी जो एक तरह से कुछ ना कुछ पोर्शन बनता है जिम्मेवारी का। तो बच्चे जो है जितने अच्छे से ट्रीट किए जाएंगे उतना ही है कि मिसयूज की संभावना कम होती है। आपका एक एनजीओ भी है ना जो ड्रग्स वाले बच्चों को हेल्प करता है? नहीं, हमारा उस तरह से स्पेसिफिकली ड्रग्स के केसेस के लिए नहीं है, बट ये होता है कि अगर हमें कहीं से भी कॉल आती है किसी भी तरह की हेल्प के लिए तो हम हमेशा रेडिली अवेलेबल रहते हैं। हमारा एनजीओ जो है वो थोड़ा सा एनवायरमेंटलिस्ट जो
थोड़ा सा क्लीनलीनेस ड्राइव वगैरह के लिए हमने बना रखा है, तो उसमें हम जरूर करते रहते हैं टाइम टू अच्छा, टाइम एक्टिविटीज। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, लॉ में कौन-कौन सी डिफरेंट फ़ील्ड्स होती हैं? सबसे बेस्ट फ़ील्ड आप दोनों को कौन-सी लगती है? बेस्ट फील्ड तो ये आपके इंडिविजुअल चॉइस और टाइप पर डिपेंड करती है, क्योंकि लॉ में आज की डेट में बहुत सारे एक तरह से फील्ड खुल गए हैं, हुँ, जिसमें पहले जैसे पुराने वक्त में सिर्फ दो तरह से की प्रैक्टिस होती थी, जिसके क्रिमिनल और सिविल, जिसे फौजदारी और दीवानी प्रैक्टिस कहा जाता था। ठीक है। तो अब ये है कि अब ऐसा नहीं है। अब मतलब बहुत सारे एक तरह से लीगल फील्ड हैं, जिनमें टैक्सेशन, जिसमें बैंकिंग है, आप साइबर केसेस का है, हुँ, फिर उसमें कंज्यूमर कोर्ट्स का है, फिर उसमें आर्म्ड लॉ फोर्सेस का एएफटी जो है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, हुँ, उनके केस हैं। फिर आप मान लीजिए कि जो एक तरह से एमएसीटी के केसेस होते हैं, जो एक्सीडेंट क्लेम केसेस होते हैं। तो इस तरह से मतलब टिपिकल स्पेशलाइज्ड वर्जन आ गए हैं, जिसमें यह है कि कुछ सीबीआई के ही एडवोकेट होते हैं, कुछ है पीएमएलए के ही केस करते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ही होते हैं। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो आप फील्ड वकालत शुरू करने से पहले नहीं चुन सकते हो। जब आप अच्छा, काम करना शुरू करते हो, तो आपको जिस तरह का काम में इंटरेस्ट बनता है, जिस तरह के काम में आपको थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलती जाती है, तो वो धीरे धीरे उसी तरह के केस आपके पास बढ़ते जाते हैं और आप एक्सेल कर जाते हो। एंड एवरी लीगल फील्ड इज इक्वली पेइंग। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा और इसमें कम है। ठीक सभी है। तरह के लीगल फील्ड में आपको एक तरह से अर्निंग के चांसेस ऑलमोस्ट बढ़िया ही मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ मच इनपुट यू आर पुटिंग इनटू इट। ठीक है, ऐसा कोई भी है कि गर्ल्स के लिए ये पर्टिकुलर बेस्ट फील्ड या फील्ड्स रहती हैं? गर्ल्स के लिए तो ये है ना कि जैसे थोड़ा सा मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हाँ, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं और कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए क्रिमिनल की प्रैक्टिस में थोड़ा सा ये होता है कि आपको पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ सकता है, या एक हुँ, तरह से कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका एक्सपोजर होता है जो एक तरह से समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते हैं। हुँ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ गर्ल सम ऑफ द गर्ल्स कैन फील अनकंफर्टेबल। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपका कंफर्ट लेवल आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो आप यू कैन गो टू एनी फील्ड। अदरवाइज ये है कि जैसे मान लीजिए लड़कियों के लिए बैंकिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, या एक तरह से कुछ एक सिविल हो गया, कंज्यूमर कोर्ट्स हो गई। तो दीज आर द गुड कोर्स, जहाँ पर आपको जो जहाँ उतने चैलेंजिंग नहीं होता, जिसमें आपको ऑड आवर्स में काम नहीं करना पड़ता क्लाइंट्स के साथ। क्योंकि ठीक है। लड़कियों के साथ हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑड आवर्स की होती है, कि हुँ, उनको ऑड आवर्स में काम ना करना पड़े अननोन लोगों के साथ। तो वहां पर थोड़ा सा दे कैन गेट स्पेयर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिस्क, जिसकी रिस्क इन्वॉल्वमेंट लड़की होने के तौर पर जो रिस्क हो सकता है, उससे वो बच सकती हैं। तो वो ठीक कुछ है, एक फील्ड ऐसे हैं जिनमें वो अगर प्रैक्टिस करती हैं, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर, ऐसा भी कुछ होता है कि जो लोग लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनके पास इतने फाइनेंशियली स्टेबल वो नहीं है, तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है उन्हें? एजुकेशन लोन तो एक अलग चीज़ है, मतलब लॉ की तरफ से कुछ हो फाइनेंशियल देखिए, असिस्टेंस? हमारे बार काउंसिल्स में बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बच्चों के लिए या जो लॉयर्स फील्ड में हैं, उनको कोई परेशानी आ रही है, हुँ, उनके लिए अलग-अलग प्रोविज़न्स में अलग-अलग व तरीकों से वहाँ से फाइनेंशियल एड मिल जाता है। बट उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स में अगर वो फ़ॉल करते हैं, हुँ, देन they can apply over there. They will definitely provide them assistance as readily available with them. ठीक है। तो ये हमारी बार काउंसिल्स ने अपने अपने हर स्टेट में बना रखे हैं, और लीगल एड की केसेस जो है ना, वो इन्हीं कामों के इन्हीं लिए कामों हैं। के लिए हैं। ठीक है। जो मैंने आपने पहले मुझसे क्वेश्चन किया था ना, कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लीगल एक तरह से वो हुँ, यूज हुँ, नहीं कर हुँ, हुँ। सकते हैं, अपना उन एक्सपेंसेस नहीं दे सकते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, वो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि नए बच्चों को, या वो लोग जो एक तरह से बहुत एक्टिवली भाग दौड़ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग वो उन केसों को मतलब करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी हो जाता है, काम करने को भी मिल जाता है, और ठीक उसमें है। उन्हें फाइनेंशियल एड भी अच्छे से मिल जाती है, डिपेंडेबल एड मिल जाती है। बेस्ट लॉ कॉलेज कौन-सा है अब तक इंडिया में? बेस्ट लॉ कॉलेज वैसे तो जो एनएलयू बेंगलोर को गिना जाता है, बट ये है कि दैट इज ड्यू टू कि एक तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहली वही की थी। अच्छा। तो इस वजह से ये है कि जो क्लैट के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो टॉप मेरिट होती है, वो सारे के सारे बच्चे प्रेफर करते हैं बेंगलोर जाने की। बट उसके बाद ये है कि ऑलमोस्ट
लॉ यूनिवर्सिटीज तकरीबन स्पेशलाइज क्योंकि लॉ के लिए हैं तो तकरीबन अच्छे हैं। ठीक हर है। एक स्टेट में अराउंड 26-7 लॉ NLUs हैं ऑल ओवर इंडिया। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हमारी अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो लॉ आप कहाँ से करते हैं ये बहुत थोड़ा मैटर करता है, पर आप लॉ करने के बाद क्या करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप लॉ करने के बाद प्रैक्टिस में कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोर्ट वर्क में अपनी फाइल्स के साथ कितना काम कर रहे हैं, दैट इज मोर डिसिसिव फैक्टर फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल लॉयर। ठीक है। ऐसी कोई बुक है जो कि एक हर एक जनरल पर्सन को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल लॉ की समझ होना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई ऐसी बुक जो आप गाइड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो कि ये बुक पढ़ लोगे तो आपको बहुत लॉ की समझ आ जाएगी जितनी आपको होनी चाहिए। जनरल तो एक तरह से ये होता है कि ऐसे कोई कैप्सूल काइंड ऑफ बुक हो नहीं सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, क्योंकि सभी तरह का लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता है। तो अगर एक तरह से किसी को शौक है बहुत, तो कंसाइज जो वर्जन है, जो एक जनरल वर्जन है पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, वो एक तरह से जो मोटा मोटा प्रोविजंस हैं वो उसमें से पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की भी जानकारी अगर हो तब भी बहुत कुछ आप एक तरह से मान सकते हैं कि नॉलेजेबल हो गए। बट ये है कि थोड़ा बहुत जैसे कंज्यूमर लॉ, जैसे जो हमें ये है कि जैसे आजकल जो साइबर लॉ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो नेट पर सारा कुछ अवेलेबल है। तो वो जो चीजें हमारे कंसर्न में जितनी ज्यादा आती हैं, हमें अपने काम से रिलेटेड चीजों के बारे में लीगल जानकारी रख लेनी चाहिए। तो वट एवर द प्रोफेशन यू आर इनटू, कि जैसे मान लीजिए अब कोई आर्मी में है तो उसे चाहिए कि वो आर्म फोर्स लॉ एक बार अगर पढ़ लेता तो उसे आसानी रहेगी। ऐसे अगर कोई मान लीजिए कोई टेक्सटाइल मिल्स में काम कर रहे हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत कंपनी लॉ, थोड़ा बहुत जो अपने जॉब रिलेटेड लॉ, सर्विस लॉ है, तो वो एक तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो उन्हें हेल्प रहती है। बट जनरली ये होता है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल। इस जब तक हमारा वास्ता नहीं पड़ता, हम किसी लीगल प्रॉब्लम में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम मतलब ये होता है कि इस फील्ड में आ नहीं पाते हैं या इस फील्ड की समझ रख नहीं पाते हैं। तो जनरली ऐसा मतलब कैप्सूल काइंड ऑफ बुक तो कोई भी नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा जो है वो गो थ्रू किया जा सकता है। ठीक है। आजकल फॉल्स और फेक एफआईआर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग बदला लेने के लिए एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर्स कर देते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम कैसे एक्शन ले सकते हैं उन लोगों के खिलाफ, या लॉ हमारी किस तरीके से हेल्प करता है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेके? ये आपका क्वेश्चन ही आपका जवाब है, क्योंकि आप खुद से बोल रहे हैं कि जो फेक जो एक तरह से कंप्लेंट्स की जाती हैं, तो जब उसका वर्ड ही फेक कंप्लेंट है तो वो अपने आप से ही डिफ्यूज हो जाती है। क्योंकि फेक लॉ का मतलब, जो फेक कंप्लेंट का मतलब होता है कि दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिवलेस फैक्ट्स। जो फैक्ट्स अगर नहीं होंगे तो वो कंप्लेंट जो है ज्यादा देर तक चल नहीं पाती। हाँ, हरासमेंट जरूर हो जाती है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको गिल्टी प्रूव होने में और आपको इनोसेंट प्रूव होने में जो टाइम लग जाता है, कई बार उसका नुकसान तो हो जाता है। पर इतना जरूर है कि कोर्ट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्ट्स कैन असेस, पुलिस कैन असेस। पर कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, कई बार कुछ चीजें ऐसी अनड्यू इन्फ्लुएंस होते हैं, कई बार पैसे का इन्फ्लुएंस भी होता है। वी कैन नॉट मीन आउटराइटली इग्नोर दैट, जिसकी वजह से कई बार पावर होती है, कई बार किसी की जान पहचान होती है, तो वो चीजें कई बार नुकसान कर देती हैं। तो इससे हम, बट ये चांसेस बहुत मीगर होते हैं। जितना फिल्मों में दिखाया जाता है इस तरह से नहीं होता है कि हाँ जी हर केस ही झूठा पड़ रहा है, या ऐसा नहीं होता है। वो कभी कदार कहीं ना कहीं होता है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शंस आर अवेलेबल इन ऑल फील्ड्स। किसी भी फील्ड में चले जाएं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो एक तरह से आपको गलत मिल ही जाएगा। आजकल ना फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा राइट्स है, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इतनी सारी राइट्स हैं। लेकिन जब बॉयज़ के साथ कुछ हो जाता है तो उनके पास इतनी सारी राइट्स हैं नहीं, और वो डरते भी हैं बहुत ज़्यादा कि उनकी कोई नहीं सुनेगा, उन्हें लगेगा कि वही गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया होगा। ये तो कुछ एक हद तक तो ये बात आपकी कुछ एक हद तक मानने वाली भी है, और कुछ एक हद तक प्रैक्टिकली हरासमेंट, अगर की हरासमेंट की बात की जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉ हैं या एक तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के लॉ हैं, वो एक तरह से थोड़ा सा क्योंकि लड़कियों की प्रोटेक्शन को कानून या कोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा एक तरह प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए ये है कि उसका मिसयूज तो हो जाता है। ठीक है, पर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आज की डेट में, क्योंकि बीइंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इन द कोर्ट,
वी आर मीन फेसिंग दोज थिंग्स कि अब उतना आसान नहीं है कि कोई भी लड़की कंप्लेंट लेकर गई और अगर उसके पास प्रॉपर मतलब एविडेंस नहीं है, प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो कंप्लेंट या एफआईआर ऐसे इतना जल्दी होती नहीं है। मतलब वो चेंज हो गया थोड़ा सा, जैसे अभी आप मतलब आम लोगों को तक शायद ये खबर नहीं है, पर यह है कि इतनी आसानी से ये नहीं है कि किसी लड़की ने सिर्फ कंप्लेंट कर दी और पुलिस जो है वो लड़के को उठा के ले गई या बंदे को उठा के ले गई, ऐसा नहीं है। हाँ, कोजेंट एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड। अब उसमें क्योंकि कुछ एक ग्रे एरिया जो है, जैसे लिव इन रिलेशन है, अब लिव इन रिलेशन में फिजिकल रिलेशन भी है, सारा कुछ है, ठीक है, फाइनेंशियल लेन देन भी है, तो उसमें क्या है कि अगर लड़की जाकर ये कह दे झूठ मूठ कि हाँ जी ये मेरे को मिसयूज किया जा रहा है या किया जा रहा है, तो उसमें कुछ एक हरासमेंट तो हो जाती है, बट वो थोड़ा सा ही जब उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो सच सामने आ जाता है। ठीक है, मतलब चाहे टाइम लगे लेकिन लड़के को भी जस्टिस मिल ही जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस इज अवेलेबल टू ऑल। जस्टिस में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं है, कम है या थोड़ा है, या हम्म। लड़कियों के लिए ज्यादा है। ठीक है, आने से पहले ना मुझे मेरी फ्रेंड्स ने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला कि जब हम मूवीज देखते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि पुलिस आई विदाउट वारंट और उन लोगों ने चेकिंग करना स्टार्ट कर दी और सामने वाले बंदे पोस्ट करते हैं कि आप वारंट लेके तो आए नहीं हो। तो कुछ मूवीज में कुछ और दिखाते हैं, कुछ में कुछ और दिखाते हैं, तो एक अलग कंफ्यूजन बन रखी है लोगों के माइंड में कि पुलिस विदाउट वारंट कर सकती है या नहीं। तो थोड़ा आप क्लैरिटी दे दोगे इस चीज पे? इसमें क्या है कि जो आपका रेफरेंस जो है, पहली बात तो रेफरेंस ही बहुत फिल्म सी है, क्योंकि रेफरेंस जो है आप फिल्म के रेफरेंस से कोई बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिल्म जो बनती है ना वो नॉलेज के लिए नहीं बनती है, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, तो वो फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट जो कंटेंट चाहिए वो उस तरह का कंटेंट यूज करते और हैं। लोगों को तो कंफ्यूज वो भी तो कर देती हैं। हाँ, वो तो पुलिस वाले को एक तरह से 10 मंजिल से छलांग मारते हुए दिखा देते हैं, ठीक है, और वकील को एक तरह से आधा आधा घंटा जजेस के ऊपर भड़कता हुआ दिखा देते हैं। प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपने जो क्वेश्चन किया है कि एक तरह से वारंट लेकर आने की जरूरत या वो, तो देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड स्पेसिफिक एजेंसीज नाउअडेज। एनआईए है एक तरह से, कुछ एक जो स्पेशलाइज पावर्स के साथ एजेंसीज बनाई है, सीबीआई है, तो उन्हें एक तरह से सीधा सीधा वारंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑफेंस ठीक दे है। आर एंड व्हाट काइंड ऑफ एजेंसी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो उसमें यह है कि हर केस में वारंट लाजमी नहीं है। तो अगर ग्रीवेंस जो एक थोड़ा से एक ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है वो डिमांडिंग है बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहा है, तो अब उसे वारंट थोड़ी ना देंगे आप कोई, एग्जैक्टली। ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सोशल थ्रेट या किसी लड़की के ऊपर कोई अटैक करने लगा है, ठीक है, तो उसे वारंट कौन देने जाएगा। तो इस तरह से ये होता है कि उन केसेस में, या ड्रग्स के केसेस हैं जो जैसे स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह बनी है, सीआईए स्टाफ होते हैं, तो उन्हें एक तरह से व्हेनेवर दे आर हैविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सम सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस टू बी हैपन, ठीक है ना, जिसकी कोई मान लो किसी को पुलिस को पहले कुछ इंटेल मिल जाती है, कुछ मतलब इनपुट मिलता है कुछ कि हाँ कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। तो इन दोज केसेस देयर इज नो नीड ऑफ एनी वारंट, ठीक ठीक है। है। तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस वेयर वारंट इज नेसेसरी, एंड देयर आर एजेंसीज दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वारंट टू अरेस्ट एनी सस्पेक्ट। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वारंट के बिना भी अथॉरिटीज आकर आपका घर चेक कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंसेस। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑफेंस। ठीक है। लास्ट में आप दोनों कुछ एडवाइसेस देना चाहोगे जनरल पब्लिक को, जो स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं उनको? जनरल पब्लिक के लिए जो एक तरह एडवाइस, तो बीइंग एन एडवोकेट तो हम यही कहेंगे कि जितना हो सकता है एक तरह से खुद से किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को करने से बचें। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर आप किसी तरह से उलझ या फंस जाते हैं तो कंप्लेंट करने से तो ना डरें। और लिटिगेशन अदरवाइज ये होता है कि अगर छोटे घरेलू कुछ झगड़े हैं या कुछ आपसी लेन देन के झगड़े हैं, उन्हें जितना आप अपने थोड़ा सा ईगो को सेट असाइड करके और बैठकर आपस में निपटा लें, कोर्ट तक ना पहुंचे, तो ज्यादा बेटर है। पर ठीक यह है है। कि अगर और कोई इलाज नहीं है, देन कोर्ट्स आर द बेस्ट सॉल्यूशन। सानी साहब का अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। यंग लॉयर्स के लिए तो जो आपने कहा, हम तो यही उनके लिए विश है हमारी, और यही हम कहेंगे कि अपना मन लगा के काम करें, अच्छे से करें, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, और सक्सेस की जहाँ तक बात है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपकी मेहनत पर, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने केसेस को आगे तक पहुंचाते हैं, कैसे अपना पक्ष रखते हैं, कैसे अपने, और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है
कि यंग लॉयर्स स्ट्रेट अवे जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रेट अवे एपेक्स कोर्ट्स में जाना चाहते हैं, मेरा जो मानना है सेम तरह से सागिर साहब का भी यही कहना है कि वन मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द बेस। ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस बेस से लें, उसके बाद डेफिनेटली जाएं, जहाँ भी जौन सी भी कोर्ट आप जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन बेस में जरूर एक बार होके गुजरे। ठीक है। जी। थैंक यू वेरी मच। मतलब पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल था आज। मतलब मैंने ये चीज़ तो, मेरा डर बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि मैं खुद भी डरती थी कि पुलिस को इन्वॉल्व करूंगी कि नहीं करूंगी, जब हम सोचते थे फ्रेंड्स वगैरह। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि जो भी पॉडकास्ट सुन रहा होगा उसके दिमाग से एटलीस्ट वो डर निकल गया होगा। कितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एट द एंड चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा बट जस्टिस मिल जाएगा। और सेकेंड, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो चाहे हम फील्ड के अंदर नए हैं या एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर काम जा भी सकता है और काम आ भी सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।